मान लो कल सुबह तुम उठते हो और मोदी जी टेलीविज़न पे आते हैं और टीवी के सामने आके मोदी जी कह रहे हैं कि आज के बाद कोई भी बैंक काम नहीं करेगा, मतलब आज से सारे बैंक बंद हो चुके हैं। सेम वैसे ही जैसे डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे हुआ था, हमारे सारे नोट्स काम करना बंद कर दिए थे। सेम वैसे ही अगर मोदी जी सुबह उठकर ये बोलते हैं तो फिर आप क्या करोगे? आप अपना मोबाइल चेक करते हो, देखते हो यूपीआई काम नहीं कर रहा है। एटीएम जाते हो पैसे निकालने के लिए तो सर्विस अनअवेलेबल दिखाता है। कुछ सामान खरीदने जाते हो तो शॉपकीपर आपसे बोलता है कि कैश है तो दो, वरना आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब आपकी सैलरी, आपका इनकम आपके पास बैंक अकाउंट में तो पड़ा हुआ है, लेकिन आप उसको निकाल नहीं सकते हो। कंपनीज एम्प्लॉय को पैसा नहीं दे पाती है, सैलरी नहीं दे पा रही है। ऐसे में क्या होगा? ऐसे में आप देखोगे कि सारा बिजनेस ठप हो जाएगा और पूरी इकोनॉमी धीरे धीरे स्लो होकर कोलैप्स होने लग जाएगी। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एक सिर्फ बैंक बंद होने की वजह से इतना सारा चेंजेस और इतनी सारी चीज़ें हो सकती हैं कि हमारी इकोनॉमिक तक ठप हो जाए। तो सवाल ये बनता है कि बैंक एक्चुअली में करता क्या है? वो ऐसा क्या काम करता है जिसकी वजह से सारी चीज़ें बैंक के ऊपर डिपेंड हैं? तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आप इंटायर बैंकिंग सिस्टम को बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाने वाला हूं। इस एक वीडियो को देखने के बाद आप बैंकिंग की हिस्ट्री से लेकर डिजिटल पेमेंट और मॉडर्न जितने भी टर्म्स हैं वो सारी चीज़ें आप समझ जाओगे और फाइनली ये चीज़ जान पाओगे कि बैंक सिर्फ एक पैसे रखने की जगह नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा काम करता है बैंक हमारे लिए। तो आओ फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि पैसे आखिर एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं? हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है? तो मैं आपको बता दूं कि आज से हज़ारों साल पहले मनी नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं थी, मतलब पैसे जैसी कोई चीज़ होती नहीं थी। पहले के टाइम पे लोग चीज़ें लेने के लिए एक सिस्टम का यूज़ करते थे जिसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता है? मान के चलो कि आपके पास दूध है और मेरे पास गेहूं है, तो मैं दूध के बदले उस गेहूं को एक्सचेंज कर लेते थे। हम ऐसे करके पहले के टाइम पे लोग काम चलाते थे। सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है और सामने वाले के पास वो चीज़ है, आपने दे दिया और एक्सचेंज कर लिया। सुनने में ये सिस्टम बहुत आसान लगता है, लेकिन रियलिटी बहुत ही ज़्यादा डार्क है। इस सिस्टम को फॉलो करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। जो सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम थी उसका नाम था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अगर तुम्हारे पास दूध है और मेरे पास गेहूं है तो मैं एक दूसरे से बदल सकते हैं। अगर तुम्हें भी गेहूं की ज़रूरत हो तब और मुझे भी दूध की ज़रूरत हो तब। लेकिन क्या हो कि मुझे दूध की ज़रूरत ना हो करके मुझे कपड़ों की ज़रूरत हो, फिर ये सिस्टम वहीं फेल हो जाएगा क्योंकि तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं। फिर मुझे किसी और के साथ एक्सचेंज करना पड़ेगा जिसको गेहूं की ज़रूरत हो और उसके पास कपड़े भी हों। ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है, इसीलिए इस सिस्टम को फॉलो करना बहुत मुश्किल था। और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लोगों ने निकाला। धीरे धीरे उन्होंने गोल्ड, सिल्वर, पीतल, तांबा और धीरे धीरे करके पेपर मनी तक पहुंच गए। और आज के टाइम पे हम पेपर मनी को यूज़ करते हैं, जिसने ट्रांजैक्शन को बहुत ही ज़्यादा आसान बना दिया है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। मान के चलो कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो और आपके पास बहुत सारा गोल्ड पड़ा हुआ है। आप उस गोल्ड को रखोगे कहाँ? अगर आप उसको अपने घर पे रखते हो, चोरी होने के चांसेस हैं। अगर आप उसको ट्रैवल में कहीं कैरी करते हो तो उसको खोने के चांसेस हैं, या वो लूट हो सकती है, चोरी हो सकती है। में गोल्ड कैरी करना हर ट्रांजैक्शन में पॉसिबल नहीं था। इसीलिए धीरे धीरे लोगों ने क्या करा कि अपना गोल्ड स्मिथ के रखने लग गए, जो कि गोल्ड को सिक्योर रखता था। गोल्ड स्मिथ के पास सिक्योर लॉकर होते थे जिसमें वो गोल्ड को रखता था और उसके बदले में आपको एक रिसिप्ट देता था। जब भी आप अपना गोल्ड लेने जाओ, वो रिसिप्ट दिखाओ, जिससे पता चलेगा कि वो गोल्ड आपका ही है और आपको आपका गोल्ड मिल जाएगा। और फिर आया एक बड़ा चेंज। अगर अब किसी को गोल्ड से ट्रांजैक्शन करनी होती थी, गोल्ड के बदले कुछ लेना होता था, तो वो अपना गोल्ड एक्सचेंज करने के बजाय वो रिसीट्स को ही सीधा एक्सचेंज कर देते थे। मतलब वो रिसिप्ट एक ट्रस्ट का काम करती थी, जिससे हमें पता चल जाता था कि वो जो गोल्ड हमने सेफली रखा हुआ है वो उसको मिल जाएगा जिसके पास वो रिसीट होगी। ये रिसीट एक्सचेंज करने की टेक्निक की वजह से मॉडर्न बैंकिंग का जन्म हुआ।
क्योंकि जो गोल्ड स्मिथ था उसने एक चीज नोटिस करी कि जितने भी लोग ने उसके पास गोल्ड रखा हुआ था, डिपॉजिट किया हुआ था, वो सारे लोग एक ही टाइम पे उसके पास गोल्ड लेने नहीं आते थे। कोई कभी आता था, कोई कभी आता था। और इसमें भी एक पॉइंट था कि वो कभी भी अपना सारा गोल्ड नहीं लेके जाते थे। उस गोल्ड स्मिथ ने क्या किया कि धीरे धीरे उसने उस गोल्ड को लोगों को ब्याज पे देने लगा और उससे इंटरेस्ट कमाने लगा, जिससे उसको प्रॉफिट होने लगा। और इसी आइडिया ने उस गोल्ड स्मिथ को आज का बैंक बना दिया। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। और आज के मॉडर्न बैंकिंग भी इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं, लेकिन लाखों रूल्स, आरबीआई की रेगुलेशंस, टेक्नोलॉजी और डिजिटल सिस्टम के साथ। लेकिन अब आता है सबसे शॉकिंग पार्ट कि क्या बैंक आपके लाखों रुपए डिपॉजिट किए हुए को लॉकर में रख देता है? तो इसका सिंपल आंसर है बिल्कुल भी नहीं। और इसी वजह से शुरू होता है बैंकिंग का सबसे फैसिनेटिंग सीक्रेट, जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या आपके 1 लाख रुपए डिपॉजिट जो आपने किया है बैंक को, बैंक उसे सिंपली लॉकर में रख देता है? आप में से बहुत सारे लोगों का जवाब होगा कि ऑब्वियसली हाँ, रख देता है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसी सीक्रेट को समझने के बाद आपकी सोच बैंक को लेकर के पहले जैसी नहीं रहेगी। मान के चलो कि आज आपने बैंक में 1 लाख रुपए जमा कर दिया और उसको जमा करने के बाद अगर आप सोच रहे हो कि आपका पैसा बैंक अकाउंट के लॉकर में रखा हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही आप पैसा बैंक के पास जमा करते हो, वो बैंक की लायबिलिटी बन जाती है। लायबिलिटी मतलब उसके ऊपर एक तरह से उधार, कर्ज हो जाता है उसका। टेक्निकली पैसा तो आपका ही है, लेकिन बैंक क्या करता है, आपके पैसे को इस्तेमाल करता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि आपने देखा होगा कि आप पैसा तो बैंक के पास रखते हो, बैंक उस पैसे को सिक्योर भी रखता है, साथ में आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी देता है, जिससे आपका पैसा बढ़ता भी है। तो आखिर ऐसा बैंक क्यों करता है कि आपके पैसे लेकर के उसको संभाल के भी रखता है और आपको इंटरेस्ट भी देता है? ऐसा बैंक इसलिए कर पाता है क्योंकि जब भी आप उसके पास पैसा डिपॉजिट में रखते हो, वो उस पैसे को दूसरों को उधार दे देता है, यानी कि कार लोन्स, होम लोन्स, पर्सनल लोन। क्योंकि जो बैंक की असली कमाई है वो लोन और इन्वेस्टमेंट से ही होती है, और यही से उस पैसे की असली जर्नी शुरू होती है, जिसे हम बोलते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। इसका नाम भले ही थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान है। जैसा कि बैंक को अपने एक्सपीरियंस के भरोसे पे यकीन है, जैसे कि गोल्ड स्मिथ के केस में हमने देखा था कि उसको पता है कि सारे लोग एक साथ पैसे लेने नहीं आएंगे। इसीलिए जब भी आप अपना पैसा बैंक के पास जमा कर देते हो, बैंक रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उसमें से कुछ पैसा अपने रिजर्व में रखता है, अपने पास कैश में रखता है, और बाकी का सारा पैसा अपने दूसरे कस्टमर्स को बैंक लोन, बिजनेस लोन, कार लोन, पर्सनल लोन के रूप में दे देता है। और इसी सिस्टम को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। इसमें क्या होता है, बैंक अपने सारे डिपॉजिट को लॉकर में नहीं रखता है, सिर्फ उसका कुछ फ्रैक्शन, कुछ हिस्सा वो अपने लॉकर में रखता है, इसलिए इसे फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग बोलते हैं। आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। लेकिन अब आता है सबसे माइंड ब्लोइंग पार्ट। अब मान के चलो कि आपने 1 लाख रुपए बैंक में डाल दिया, ठीक है। अब बैंक क्या करता है कि वो किसी और को, वो पैसा प्रिया को लोन के रूप में बैंक दे देता है, और प्रिया क्या करती है कि अपना घर बनाने के लिए वो पैसा किसी बिल्डर को पे कर देती है। अब बिल्डर क्या करता है, वो फिर से बैंक जाता है और उस पैसे को डिपॉजिट कर देता है। अगर आप सेम टाइम पे देखोगे तो अब आपके अकाउंट में भी वो पैसे 1 लाख रुपए शो हो रहे हैं, साथ ही वो बिल्डर के अकाउंट में भी 1 लाख रुपए शो हो रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो जो कैश डिपॉजिट हुआ था वो सिर्फ 1 लाख ही हुआ था। तो सिर्फ एक इनिशियल डिपॉजिट की वजह से इकोनॉमी के अंदर अलग अलग ट्रांजैक्शंस क्रिएट हो गए। और अब ये भी हो सकता है कि उसी पैसे को बैंक किसी और को दे दे, मतलब वो बिल्डर का 1 लाख रुपए जो दिख रहा है वो शायद किसी और को लोन के रूप में मिल जाए। और ये साइकिल बार बार चलता रहता है, ये ऐसे ही रिपीट होता है। इसको इकोनॉमिक्स जो है वो बोलते हैं मनी क्रिएशन थ्रू बैंकिंग सिस्टम। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन ध्यान रहे कि बैंक चाहे तो हवा में पैसे नहीं क्रिएट कर सकता, अपने आप से किसी और को नहीं दे सकता पैसे। जब तक उसके पास पैसे आएंगे नहीं, वो क्रिएट नहीं होगा। और इसके पीछे भी बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस काम करते हैं।
बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, जैसे कि कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, रेगुलेशंस क्या है, रिस्क मैनेजमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं जिसको पूरी तरीके से आरबीआई कंट्रोल करता है। मतलब कि ये सारा कुछ सेंट्रल बैंक के अंदर आता है जो कि आरबीआई है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्यों ना बैंक सारा पैसा अपने रिजर्व में ही रख ले। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि अगर सारा पैसा बैंक अपने रिजर्व में रख लेगी तो वो पैसा कैसे कमाएगी, उसकी इनकम कहाँ से जनरेट होगी। उसको इनकम जनरेट करने के लिए उस पैसे को काम पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि बैंक के पास भी अपने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, एटीएम्स हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, और आपको इंटरेस्ट भी देना है। और इन्हीं सब खर्चों की वजह से बैंक को पैसा कमाना पड़ता है, जो कि वो लोन और इन्वेस्टमेंट के थ्रू कमाता है। अगर आप ध्यान से समझोगे तो बैंक का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही सिंपल है। आपसे पैसा वो लो इंटरेस्ट पे लेता है और उसको आगे हाई इंटरेस्ट पे देता है। मतलब आपको सेविंग इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो 3 से 4% होता है। वही जब लोन आप बैंक से लेते हो तो आपको वो लोन 8-10% या उससे भी कहीं ज़्यादा पे मिलता है। और इसी डिफरेंस को बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो कि बैंक की मेजर इनकम सोर्स में से एक है। लेकिन एक सबसे बड़ा डेंजरस क्वेश्चन, क्या हो ऐसा कि एक ही दिन सारे के सारे लोग अपने पैसे निकालने पहुंच जाएं। वैसे तो इम्पॉसिबल है, बट अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो क्या बैंक सबको पेमेंट कर पाएगा? आपको क्या लगता है, कमेंट में बताओ। इंडिया में बहुत सारे बैंक हैं, मेनली लोग एसबीआई पे डिपेंड रहते हैं, बट एसबीआई के अलावा भी बहुत सारे बैंक हैं, कुछ प्राइवेट हैं और काफ़ी सारे सरकारी बैंक हैं। लेकिन आखिर इन सब बैंकों का बॉस कौन है? तो मैं आपको बता दूं कि इन सब बैंक्स का जो बॉस होता है वो सेंट्रल बैंक होता है, जिसको हम बोलते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन सारे बैंकों का बॉस होता है। अब देखते हैं कि इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो कैसे काम करता है, कैसे इस इकोसिस्टम को कंट्रोल करता है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान के चलो कि इंडिया एक स्कूल है और ये जितने सारे बैंक हैं ये सारे के सारे बैंक स्टूडेंट्स हैं और आरबीआई इनका प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल ही तय करेगा कि स्कूल के क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होगी, कौन सा स्टूडेंट है जो बदमाशी कर रहा है जिसके ऊपर पनिशमेंट लगानी है। ये सारी चीज़ें आरबीआई डिसाइड करेगा। आरबीआई बैंक्स को बताता है कि इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए, कितना पैसा मार्केट में होना चाहिए, कितना पैसा आप अपने पास लॉकर में रखना है, नए बैंक को लाइसेंस मिलेगा या नहीं, पुराने बैंक्स ने कुछ रूल्स तोड़े हैं तो उनको कौन सी पनिशमेंट और कितनी पनिशमेंट मिलेगी। ये सारी चीज़ें आरबीआई तय करता है। तो जैसा कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर सारे लोग एक साथ पैसे निकालने आ जाएं और बैंक के पास उस समय उतने डिपॉजिट्स ना हो, तो आरबीआई ऐसे सिचुएशन में बैंक्स की हेल्प करता है और उनको पैसे देता है। इसीलिए आरबीआई को कहा जाता है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। मतलब अगर कुछ नहीं तो आरबीआई है। आई होप कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो। अब आगे बढ़ते हैं। आपने देखा कि आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है, इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे कॉमर्शियल बैंक्स हैं। कॉमर्शियल बैंक्स वो बैंक होते हैं जहां पे आप अपना अकाउंट खोलते हो, जिनसे आप डेली ट्रांजेक्शन्स करते हो, वो सारे कॉमर्शियल बैंक हैं। फॉर एग्जाम्पल एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, ये सारे कॉमर्शियल बैंक्स हैं। ये सारे बैंक्स हमें फैसिलिटी देते हैं सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट ओपन कराने की, साथ ही हमें बिजनेस लोन, होम लोन, एजुकेशन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड और फिक्स डिपॉजिट की फैसिलिटीज देते हैं। अगर आपने लाइफ में कभी लोन लिया है या अकाउंट खुलवाया है किसी भी बैंक में, तो मेनली चांसेस यही हैं कि 90% आपका अकाउंट कॉमर्शियल बैंक में होगा। इन्हीं के बारे में मैंने बात की कि इनका फंडा बिल्कुल सिंपल होता है। पब्लिक से डिपॉजिट लेते हैं, उनको कम इंटरेस्ट पे देते हैं और उसी पैसे को बाहर ज़्यादा इंटरेस्ट पे लगाते हैं और इसी तरह पैसा कमाते हैं। अब दूसरे टाइप के जो बैंक्स होते हैं उनको बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होता है? मान लो कि एक छोटा सा गांव है जहां पे एसबीआई या पीएनबी या आईसीआईसी अपनी ब्रांच नहीं खोल सकता, तो वहाँ के लोगों को बैंकिंग फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनके लिए वहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक्स बनाती है। मेनली जो इनके कस्टमर्स होते हैं वो फार्मर्स होते हैं, स्मॉल बिजनेसेस जो होते हैं वो होते हैं, साथ ही कुछ रूरल एरिया और कुछ कम्युनिटीज़ जो होती हैं वो इनके कस्टमर्स होते हैं। इस बैंक का जो मेनली फोकस होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, बल्कि इन ग्रुप्स को हेल्प करना होता है ताकि ये अपनी बैंकिंग आसानी से कर सकें।
अब आते हैं तीसरे टाइप के बैंक्स की तरफ, जिसको बोलते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट बैंक्स। ये बैंक्स आज के ज़माने के नए बैंक्स हैं। इनका मेनली फोकस होता है ऐसे लोगों को टारगेट करना, ऐसे लोगों को कस्टमर बनाना जिनको जो बड़े बैंक्स होते हैं वो इग्नोर कर देते हैं। जो छोटे दुकानदार होते हैं, फार्मर्स होते हैं, माइक्रो जिनके बिजनेस हैं, लो इनकम फैमिली ग्रुप्स हैं, ये क्या करते हैं, उनसे डिपॉजिट लेते हैं और उनको लोन भी दे सकते हैं। इस बैंक के एग्जांपल्स हैं जैसे कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखो, बढ़ते बैंकिंग के साथ साथ स्कैम भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, इसीलिए लोग क्या करते हैं कि अगर उनको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है तो वो ज़्यादा प्रीफर नहीं करते अपने मेन बैंकिंग से पेमेंट करने के लिए। इसको देखते हुए कंपनीज ने क्या करा कि पेमेंट बैंक इंट्रोड्यूस किया। ये बिल्कुल नए बैंक्स हैं जो आपके अकाउंट खोलते हैं, आपको ऑनलाइन पेमेंट करने में हेल्प करते हैं। आपका यूपीआई सेटअप वगैरह सब कुछ इनके थ्रू हो सकता है। आप यहीं से अपनी बिल पेमेंट, रिचार्ज, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन ये लोन नहीं दे सकते हैं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जो पेमेंट बैंक होते हैं वो लोन नहीं दे सकते, वो अमाउंट रिसीव करते हैं और उसी से उसकी पेमेंट्स करते हैं। पेमेंट्स बैंक को बनाया गया था इसलिए ताकि जो डिजिटल पेमेंट है वो और ज़्यादा आसान हो सके और लोग अपने बैंक को रिस्क पे ना डालें। उसके बजाय छोटा सा अमाउंट उठा करके आप पेमेंट्स बैंक में रखो और वहाँ से अपनी सारी पेमेंट्स करो। इसके एग्जांपल्स हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स या फिर एल पेमेंट बैंक। अब बात करते हैं ऐसी बैंकिंग्स की जो लोन तो देते हैं लेकिन आप उनके अंदर अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। उनको बोलते हैं एनबीएफसी, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। एनबीएफसी मतलब आपने सुना होगा बजाज फाइनेंस, टाटा कैपिटल्स, ये महिंद्रा फाइनेंस, आदित्य बिरला ग्रुप, ये सारे एनबीएफसीज हैं। ये बैंक नहीं है, ये आपको लोन देते हैं, व्हीकल्स फाइनेंस कर देते हैं, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन सब प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन आप इसमें डिपॉजिट नहीं कर सकते। आप इसमें ना तो अपने अकाउंट खुला सकते हो, पर्सनल अकाउंट भी, सेविंग अकाउंट भी नहीं, करंट अकाउंट भी नहीं, ना ही आप अपनी या आपको चेकबुक देते हैं। आपके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है। एनबीएफसी के लिए अलग लाइसेंस होता है, वो उनको अलग लाइसेंस से ऑपरेट करना होता है। आप सिंपल याद रखो कि बैंक का मतलब क्या है कि आप डिपॉजिट भी कर सकते हो और आपको लोन भी दे सकते हैं। एनबीएफसी मतलब सिर्फ लोन दे सकते हैं, आप डिपॉजिट नहीं कर पाओगे। तो अब तक आपने बैंक के बारे में बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन अभी भी कुछ बड़े क्वेश्चंस बाकी हैं। अगर बैंक इतना सारा पैसा ही क्रिएट कर सकता है तो फिर आखिर महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ क्यों रही है, इन्फ्लेशन का रेट इतना हाई क्यों है, और क्या हो कि बैंक फेल्ड हो जाए, अगर बैंक बंद ही हो जाए हमेशा के लिए, तो क्या आपके सेविंग में डिपॉजिट किए हुए पैसे रहेंगे, आपको मिलेंगे, या फिर वो चले गए, या फिर वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो इस तरीके से हमने समझा कि बैंक क्या होता है, पैसा क्या होता है, कैसे काम करता है। तो अब से जब भी कभी आप अपनी सैलरी रिसीव करोगे या कोई भी ट्रांजेक्शन पे बैंक के थ्रू करोगे, एटीएम से कैश निकालोगे, तो याद रखना इसके पीछे सिर्फ एक बैंक नहीं है बल्कि एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है, और यही सिस्टम इकोनॉमी का हार्ट बीट है। अगर ये बंद हो गया तो इकोनॉमी अपने आप स्लो होकर के डाउन हो जाएगी और धीरे धीरे कोलैप्स कर जाएगी। तो बैंकिंग सिस्टम को समझना सिर्फ फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो पैसा कमाता है, जो सेव करता है, इन्वेस्ट करता है। हर किसी को बैंकिंग सिस्टम के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ वैल्यूएबल सीखा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि बैंकिंग में पेमेंट सिस्टम कैसे काम करता है। जब आप पेमेंट करते हो 10,000 रुपए, तो वो कैसे दूसरे तक पहुंच जाता है, इसके ऊपर मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। तो मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।